ये कंडीशन इसीलिए आई कि आपने इसका परमानेंट ट्रीटमेंट उसी समय नहीं लिया और ये बीपी बढ़ता ही जाता है। पहले एक ड्रग पे आपका बीपी कम रहता था, फिर दो ड्रग, तीन ड्रग, चार चार ड्रग का कॉम्बिनेशन लेकर भी आपका बीपी अभी नॉर्मल नहीं रह रहा है, क्योंकि आपने सही ढंग पर सही समय रहते चिकित्सा नहीं की। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकास्तु दुर्लभः। मंत्र की ताकत नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं रहता, और औषधि गुण नहीं है, ऐसा कोई मूल यानी वनस्पति मूल नहीं रहता, और जिसमें कुछ गुण नहीं है ऐसा कोई पुरुष भी नहीं होता। जरूरत होती है सही योजक की, कि कौन सी चीज की योजना कहाँ करनी है। वो अगर योजक आपको मिल जाए तो आपका जीवन बहुत ही सरल सुलभ हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। टीएनबी डॉक्टर्स टॉक के अंतर्गत हम आज एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस विषय को आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब इन दिनों एक आम बीमारी बनी हुई है। इन मरीजों की संख्या में इजाफा एक तरफ है, लेकिन क्या करें, कब करें और कैसे करें, इन तीन प्रश्नों का उत्तर जब नहीं मिलता तब कहीं ना कहीं यह रोग हृदय, किडनी, मस्तिष्क और आंखों के लिए घातक साबित होता है। तो आइए आज की शाम डॉक्टर वैशाली अटलोए जी के साथ टीएनबी डॉक्टर स्टॉक के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के सहारे हम किस तरह से ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर वैशाली अटलोए जी। डॉक्टर वैशाली जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। आज का विषय आपके बीच है उच्च रक्तदाब में हम आयुर्वेद को किस तरह से सहारा बना करके इस बीमारी से दूर पा सकते हैं, बीमारी से दूर हो सकते हैं। सीधे सीधे मैं आपको स्क्रीन सौंप रहा हूं और हम चाहेंगे कि आप आज इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। साथ ही यदि दर्शकों के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम डॉक्टर वैशाली जी से आपके प्रश्न का उत्तर लेंगे। साथ ही यदि आप डॉक्टर वैशाली जी से व्यक्तिगत रूप में फोन के द्वारा, अपॉइंटमेंट के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में डॉक्टर वैशाली जी का नंबर स्क्रीन पर आएगा, आप उनसे फोन पर और व्यक्तिगत रूप में भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर वैशाली जी, ऑल योर्स। धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होना जरूरी है बहुत। वैसे तो आजकल लोगों को सब है पता कि हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप ये क्या होता है। ये एक हार्ट का प्रेशर है जो आर्टरीज पर बनता है। हम जो है दो पैरों पे चलने वाले इंसान हैं, तो हमारा जो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी शरीर की जो चयापचय क्रिया है वो चलती है। हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी, सब कुछ, नाखून, बिल्कुल हाथ के नाखून से पैर के नाखून तक खून के माध्यम से काम चलता है। तो ये खून जो है इसको एक प्रेशर में हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, पेशी तक पहुंचाने का काम हार्ट के माध्यम से, हार्ट जब पंप करता है, एक मोटर की तरह हार्ट काम करता है, पंपिंग काम। तो वो एक प्रेशर जब तक नहीं बनेगा तब तक के ये खून बहेगा नहीं हमारे पूरी रक्त धमनियों में से। तो इसके लिए ये प्रेशर का सही मायने में होना, सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। पर जब ये हद से बढ़ जाता है तो कई दिक्कतें आ जाती हैं। तो उम्र +100 ये ऊपर का बीपी, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपको होगा पता, कई लोग आजकल डिजिटल मीटर घर पर रखते हैं, उनको पता है कि दो रीडिंग आती है ब्लड प्रेशर में, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो है वो पंपिंग प्रेशर है हार्ट का, जो आर्टरीज पे फील होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो नीचे का प्रेशर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से आगे सप्लाई करने के लिए, तो वो है नीचे का रीडिंग, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एक आम आदमी का अगर ऐसे जनरल फॉर्मूला एक आम आदमी के लिए ऐसा होना चाहिए कि 100 प्लस एज, अगर आपका एज 50 है तो 100 प्लस 50 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल कह सकते हैं हम, क्योंकि आपके एज के चलते आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं वो थोड़ी सी उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसलिए इस उम्र के इंसान को 150 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही काउंट कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 60 से लेके 90 तक के नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। 90 के ऊपर मात्र वो ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है आपके लिए। तो अभी हमने डेफिनेशन और इसका ये देख लिया। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी क्यों है? इसकी गंभीरता लोगों में नहीं है, जबकि ये बहुत गंभीर और घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से अगर आपके रक्त धमनियों में बहाव होगा खून का, तो ही आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्रेन है। ब्रेन एक हमारा मोटर है, एक मास्टर है जो पूरे हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसमें जो एक पर्टिकुलर एरिया है जो हमारे मूवमेंट्स को जज करता है, जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, लोकोमोटर सिस्टम, कोई साइंस का व्यक्ति है तो उसको पता होगा, इसके सब एरियाज जो है हमारे ब्रेन में रहते हैं। तो कई बार अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो चांसेस होते हैं कि कभी ना कभी ये रक्त धमनियां रप्चर हो जाए, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, इस तरह के अटैक पेशेंट में आ सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जो कोई मरीज हाइपरटेंशन का है, वो भले ही गोलियां लेते रहता है बीपी कम करने की, पर एक इंसान को संभव नहीं है कि वो 24 घंटे अपना बीपी कैलकुलेट करे, मेजर करे, या किसी डॉक्टर या मशीन से वो हमेशा रेगुलर उसको मेजर करे और उसको कम करने के लिए हमेशा 24 घंटे अपने अपने डोज हम चेंज करें, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कई बार मैं देखती हूँ, मेरे यहाँ पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, पैरालाइज, उनको 4 लोग उठाकर ही लेके आते हैं। तो अक्सर उनको पहले हाइपरटेंशन रहता ही है, पैरालाइज पेशेंट को पहले बीपी रहता ही है, मैक्सिमम 99% केसेस में। और वो कभी ना कभी इतना शूट हो जाता है, इतना एक लेवल से हद से ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो ब्रेन में आपकी आर्टरी जिसको ब्लड को उस एरिया को सप्लाई कर रही है, वो फट जाती है। तो जिस एरिया में वो ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड लीक हो गया है, उस एरिया का फंक्शन बंद हो जाता है। जैसे कि हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, या हेमीप्लेजिया यानी आधा शरीर काम नहीं करता, या फिर पैराप्लेजिया, दोनों हाथ पैर पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। तो इतना गंभीर स्वरूप ये बीपी जैसी बीमारी ले सकती है। उसके साथ ही सिर्फ ये हो गई ब्रेन की बात, दूसरा है हमारा हार्ट, किडनी और रेटिना। जो रेटिना एक ऐसा है, आंखों के पीछे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम से जुड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, रेटिना। जिन लोगों को डायबिटीज है और हाइपरटेंशन थोड़ा ज्यादा है, उन लोगों को पता होगा, आपके डॉक्टर हमेशा आपको कहते हैं कि किडनी की जांच करवाओ, आपके पेशाब में ब्लड जा रहा है क्या, आरबीसी जा रही है क्या, उसकी जांच करवाओ, आँखों की जाँच करवाओ, रेटिनोस्कोपी करवाओ। क्योंकि क्या होता है, रेटिना में भी ऐसी हालात होते हैं, जैसे मैंने अभी ब्रेन के बारे में बताया। ब्लड कोई हद से ज़्यादा प्रेशर अगर क्रिएट हो गया, तो वहाँ लीकेज होगा, मतलब फटेगी नस। जैसे करंट कोई वायर में वोल्टेज हाई हो गया, तो वो कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, वैसे हमारे आर्टरीज जो है वो रप्चर होके ब्लड वहाँ लीक होने लगता है। तो पे अगर ब्लड आ गया तो हमको दिखने में दिक्कत होती है। कई लोगों की इस कारण आँखें जा सकती है, यानी हमारी दृष्टिहीन हम हो सकते हैं, अगर बीपी आपका हमेशा कंट्रोल में नहीं है। उसके साथ-साथ हार्ट के लिए ये बहुत घातक है, क्योंकि हार्ट, हम पैदा होते हैं तब से वो पंप करता है। हमारे मरते दम तक उसका पंपिंग रुकता नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हार्ट रेस्ट नहीं करता। तो ये हार्ट को जो पंपिंग के लिए, जो काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? खुद हार्ट ही, कोरोनरी आर्टरीज, 3 कोरोनरी आर्टरीज मेन हैं, जो हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर आपका प्रेशर हद से ज़्यादा बन रहा है, तो वैसा ही प्रॉब्लम हार्ट को हो सकता है। इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस है। वो ब्लॉकेज, ब्लड सफिशिएंट मात्रा में न पहुंचना, ये हार्ट अटैक का एक महत्वपूर्ण कारण है। उसी कारण हार्ट अटैक आता है। जब हृदय के रक्त में जो पेशियां हैं, जो इस तरह की जो पंपिंग करती है, वहां अगर ब्लड सप्लाई न हो, किसी भी वजह से हो, वो चाहे ब्लॉक की वजह से हो, या बहुत ज्यादा ब्लड धीरे प्रेशर के कारण धीरे से बह रहा है, या अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो या फिर किसी कारण ऑन ऑफ अ सडन आर्टरीज जो है, कोरोनरी आर्टरीज, वो फ्लैट होकर, कभी-कभी किसी को कुछ बातें सुनकर एकदम से अटैक आ जाता है। उन केसेस में रेयरली ये होता है, तो वो हो गया हार्ट अटैक। तो आपकी हार्ट की गंभीर बीमारियां भी हार्ट मतलब हाई बीपी के कारण हो सकती है।
वैसे ही किडनी किडनी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो कुछ मैला रोज निकलता है, हम जो कुछ खाना खाते हैं, उसका मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है यूरिन की फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में डिटॉक्सिफाई करने का काम किडनी के दिया गया है। तो हम जो पूरा हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करती है किडनी। पूरा 5 लीटर ब्लड, करीब कम ज्यादा स्वरूप में 5 लीटर ब्लड हर मिनट किडनी में फिल्टर होते रहता है। इतना फैंटास्टिक मशीन हमारा बनाया गया है। तो ये जो ग्लोमेरुलाई है, जो किडनी काम करती है, अगर किडनी की तरफ प्रेशर से, यानी बहुत प्रेशर से ये अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है, आप सोचो कि कोई ऐसे जालियां लगी रहती हैं किडनी में माइन्यूट, जो ब्लड फिल्टर करती हैं। तो अगर बहुत प्रेशर से उस जाली के ऊपर से खून बह रहा है, तो वो जाली जो है उसके छेद मोटे होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें फिर वो जालियाँ जब मोटी हो जाती हैं, तो उसके अंदर से ब्लड आपके यूरिन में आने लगता है। इसीलिए अक्सर आपको आपके डॉक्टर जो है, जहाँ भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, वो बोलते हैं कि यूरिन रूटीन करवाइए, इसमें आरबीसीज जा रहे हैं क्या, ब्लड जा रहा है क्या, हम देखेंगे, या फिर साथ में अमाइनो एसिड जा रहे हैं क्या, वो हम देखेंगे। तो ये एक हो सकता है। दूसरा, किडनी को ही ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, बहुत हाइपरटेंशन के कारण किडनी में जो दबाव है, ब्लड प्रेशर बहुत। हाइपरटेंशन क्या है, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बस में बहुत सारे प्रवासी प्रवास कर रहे हैं, और अगर वो बस में बहुत गर्दी है और किसी को एक स्टॉप पे उतरना है, तो गर्दी के कारण वो जल्दी उतर नहीं पाएगा ना। वही अगर गर्दी कम है तो वो आसानी से उतर जाएगा। तो ब्लड ऐसा ही काम करता है। तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ब्लड को आगे बहने की गति बहुत धीमी हो जाती है। इस कारण ब्लॉकेज होने के चांसेस, या जो ल्यूमेन है, जो आकार रहता है धमनियों का, वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि रुका हुआ पानी नीचे क्षार हो जाता है पाइप में। हम पुराना पाइप देखे कोई तो पूरा सफेद दिखता है अंदर से, अगर क्षार उसमें जम गए हैं तो। वैसे ही हमारे धमनियों में, रक्तवाहिनियों में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, जो कि मेजर कारण है ब्लॉकेज का। तो वैसे ही हम जो किडनी की बात ले रहे थे, किडनी की तरफ भी अगर ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर खून का सप्लाई कम हो रहा है, तो गंभीर बीमारियां किडनी की होती है। मेरे यहाँ आने वाले किडनी के पेशेंट अक्सर किडनी फेलियर लेके आते हैं, जिनको डायलिसिस एडवाइस किया है। लिटरली आपके डॉक्टर लिख देते हैं उसमें कि ये पेशेंट लाइफ टाइम डायलिसिस पर ही रहेगा। ऐसी कंडीशन आपकी आती है। कारण ये है कि किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पा रही है, अभी उसका काम जो है कम हो गया। उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, जितने रेट में उसमें ब्लड को फिल्टर करना चाहिए, वो कम हो गया। तो बीपी, हाई बीपी, ये मेजर कारण हो सकता है डायबिटीज के साथ साथ आपका किडनी फेलियर का भी। तो ये सब बातें मैंने आपको इसीलिए बताई कि अक्सर मेरे ख्याल से हर एक अल्टरनेट घर में कोई ना कोई बीपी का मरीज आपके घर में होगा ही। इतना अभी ये बीपी का प्रमाण बढ़ गया है, हाई बीपी का। तो हमने इस व्याधि को गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोग इसको गंभीरता से कब लेते हैं, आपका करीबी या आपका कोई फैमिली मेंबर जब इस कारण कभी ना कभी उसको पैरालिसिस का अटैक आकर जाता है, फिर उसको वो गंभीरता पता चलती है कि बीपी जो है इतना तीव्र रूप धारण कर सकती है, हमारी लाइफ पूरी बिस्तर से गुजर सकती है इस कारण। तो इसको आप बहुत गंभीरता से लें। अभी हम आते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा बीपी नॉर्मल रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जो आप कर सकते हो। बीपी, हार्ट रेट, एक तो ये सिस्टम है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर वर्णन इसका किया है कि नाभिस्थ प्राण प्रवण ऋतु कमलांतरम। जैसे हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के माध्यम से ब्लड में मिक्स होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है, ताकि वो हार्ट की मशीन उसको पंप करे। और वो जब पंप करेगी तो बिल्कुल ऊपर ब्रेन की तरफ भी प्रेशर से जाएगा ब्लड, और नीचे भी। और उसी तरह वेना कागज, जो हमारी नीला धमनियां होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ, ऑक्सीजन यूज किया हुआ ब्लड है, वो लेकर फिर से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए फिर से हार्ट पंप होता है। ये सुंदर सिस्टम चलता है, रेस्पिरेशन विथ हार्ट। तो जैसे हम अभी कोरोना में देख रहे हैं, जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो आपके हार्ट रेट बढ़ते हैं। कारण यह है कि
हार्ट का काम ही है हर एक सेल तक के ऑक्सीजन पहुंचाना। उस कारण ही पूरा ये ब्लड का बहाव शुरू है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे शरीर की कोई सेल जिंदा नहीं रह सकती। अगर आप उंगली को सामने ऐसे कपड़ा बांध दो कसकर, तो कुछ ही मिनटों में सामने वाला पोर्शन आपको नीला, हरा, और कुछ घंटों बाद वो उसमें जान नहीं रहेगी, गैंग्रीन होकर वो डेड हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंस ऑक्सीजन का है, और वो जो हमको ब्लड के माध्यम से मिलता है। ऐसे ही हमारे हर एक हार्मोन हैं, जो कुछ व्यवहार चलते हैं हमारे, वो सब रक्त के माध्यम से चलते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि रक्त का सही चाप, सही प्रेशर आपके बॉडी में बना रहे। तो ये हो गया, हमने देखा इंफॉर्मेटिव। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये जो बीपी की ट्रीटमेंट है वो बहुत इम्प्रॉपर तरीके से कई लोग लेते हैं। एक तो क्या है कि मैं किसी पैथी को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हर एक पैथी के कुछ लिमिट्स रहते हैं, कुछ प्लस पॉइंट और कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। पर जहां तक कि बीपी ये बीमारी का संबंध है, तो जब कोई मरीज आता है आप डॉक्टर के पास, तो वो एक बार उसका बीपी चेक करेगा। अगर वो ज्यादा है तो वो और 2 बार चेक करेगा। जब कॉन्सिक्वेंट 3 रीडिंग में अगर बीपी ज्यादा आ रहा है, तो डायग्नोसिस होता है कि इनका बीपी ज्यादा है और इनको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो एलोपैथी में मेरे यहाँ पेशेंट आने वाले वो इतने सहजता से नहीं आते। जब बहुत सारी दवाइयाँ, बिल्कुल कैल्शियम कैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर, या फिर बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक, ये सब ग्रुप है जो बीपी की दवाइयाँ दी जाती है। अलग अलग ग्रुप से रामीप्रिल, अटेन, या फिर काफी दवाइयाँ लेके आता है पेशेंट, निफेडेपिन, आम्लोडेपिन, इतना सब दवाई लेकर भी जब बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर कुछ साथ में कॉम्प्लिकेशन रहता है, किडनी का, ब्रेन का, आंखों का, तो पेशेंट याद करता है कि अभी आप कुछ कर दो मैडम। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से ही इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए। किस तरह से? जब आपके पास कोई मरीज आ रहा है जिसका बीपी ज्यादा है, तो हाँ, ये जरूरी है, हमको बीपी कम करने की दवाई देनी है इस समय। पर ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए कि इस इंसान का बीपी बढ़ क्यों रहा है, क्या ऐसे चेंजेस बॉडी में हुए हैं, क्या गलत बॉडी में हो रहा है कि इनका बीपी बढ़ रहा है। बॉडी हमको एक सिम्टम दे रही है। बीपी खुद में एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। इसमें अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो ये एक लक्षण के रूप में हमको दिखता है। तो लक्षण के चलते जरूरी है हम इसका कॉज ढूंढे। हम कॉज ढूंढे कि एक इंसान में बीपी बढ़ा क्यों है। तो जब हम ये ढूंढेंगे तो हमको पता चलेगा, और हम सही मायने में उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये अगर आप करोगे तो इस पेशेंट का 24 घंटे बीपी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार होता है पेशेंट की कोई गलती नहीं रहती है। वो बिल्कुल हर महीने, या जो कुछ उनके डॉक्टर ने बोला है 15 दिन, 2 महीने में जाके वो विजिट करते हैं डॉक्टर को। वो जो दवाई बोलते हैं वो लेते भी हैं। पर जैसे मैंने पहले बताया, 24 घंटे आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। कुछ सेकंड काफी है, कुछ मिनट काफी है, एकदम से बीपी बढ़ गया और कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ गई। तो ये कंडीशन इसीलिए आई कि आपने इसका परमानेंट ट्रीटमेंट उसी समय नहीं लिया, और ये बीपी बढ़ता ही जाता है। पहले एक ड्रग से आपका बीपी कम रहता था, फिर 2 ड्रग, 3 ड्रग, चार चार ड्रग का कॉम्बिनेशन लेकर भी आपका बीपी अभी नॉर्मल नहीं रह रहा है, क्योंकि आपने सही ढंग पर सही समय रहते चिकित्सा नहीं की। जैसे कोई नाव में हम सफर कर रहे हैं और उसको छेद हो गया, और उसमें से पानी अगर नाव में आने लगा, तो हम क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी में बकेट से पानी लेके नाव के बाहर डाल सकते हैं, ताकि हमारी नाव डूबे ना। पर क्या यही परमानेंट सोल्यूशन है? क्या नहीं। परमानेंट सोल्यूशन है, हमको उस नाव को रिपेयर कराना पड़ेगा। यही होता है बीपी की चिकित्सा को लेके। आपको जब बीपी है तो आप समझिए आपकी नाव में छेद हो गया है, तो आप क्या करते हो? बकेट से पानी निकालना ही शुरू रखते हो। छोटी बकेट पहले इस्तेमाल होती है, फिर बड़ी बकेट इस्तेमाल होती है, पर ये सोचा नहीं जाता कि कभी भी ये छेद बड़ा हो सकता है। ज्यादा एकदम से पानी आकर हमारे नाव डूब सकती है, जीवन मैया हमारी। तो इस तरह से इसका सही ढंग से आपको डायग्नोसिस करना चाहिए कि बीपी बढ़ा क्यों है। बीपी बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं।
एक तो हमारी रक्त धमनियों की इलास्टिसिटी जो है, लवचिकता या अम, जितनी इलास्टिक वो होनी चाहिए। जैसे बच्चों की बिल्कुल कोमल रहती है, वो व्यायाम करते हैं, झुकते हैं कहीं भी, तो ब्लड फ्लो बिल्कुल ईज़िली होता है। तो हमारी जो धमनियाँ हैं, उनको इलास्टिक बनाने के लिए हमको ज़रूरी है कि व्यायाम करें। आप जितना व्यायाम करोगे, मतलब व्यायाम से आपकी धमनियों का भी व्यायाम होगा और वो इलास्टिसिटी बनी रहेगी। दूसरा है कि अभ्यंग, तेल अभ्यंग यानी तेल की मालिश हफ्ते में 1 बार तो भी आपके शरीर पे होनी चाहिए, जिस कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है और उसका बहुत फ़ायदा पेशेंट को होता है। तीसरा है आपकी मानसिकता कैसी है। बहुत से रोगी शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। बहुत जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारा कुछ समय के लिए बीपी बढ़ता है। तो कुछ समय के लिए बीपी बढ़ना ठीक है, वो खुद ब खुद नॉर्मल भी हो जाता है। पर कई लोग हर समय इतना टेंस रहते हैं कि उनका बीपी हमेशा ही वो बढ़ा हुआ ही रहता है। तो आपके कारण क्या है बीपी बढ़ने के, वो आप समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है ऐज के चलते, इस कारण आपका बीपी ज़्यादा है। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, उस कारण स्वेलिंग है, वाटर कंटेंट बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए आपका बीपी ज़्यादा है क्या? या फिर आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो, पित्त और वात दोनों की वृद्धि। आयुर्वेद में अगर हम बीपी की ट्रीटमेंट करें तो वात पित्त ये दोनों दोषों का हमको सोचना पड़ता है कि ये पेशेंट में नॉर्मल है या नहीं। और उस अनुषंग में एक डायग्नोसिस नहीं हो सकता। आयुर्वेद में ऐसा कोई अध्याय नहीं बताया कि बीपी व्याख्या सामः, क्योंकि बीपी ये खुद में एक बीमारी नहीं है, ये सिम्पटम हमको दे रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बस अभी वो वैद्य समझे, डायग्नोस करे कि क्यों इस रुग्ण का बीपी बढ़ा है और बहुत आसान तरीके से बीपी की बिना दवाई लिए लाइफ टाइम बीपी नॉर्मल रह सकता है। इससे कई मरीज ठीक हुए हैं। तो इसके कॉज़ क्या है, उसके तरफ हम ध्यान दें तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको व्यायाम, दूसरा अभ्यंग, तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है क्योंकि हम बिल्कुल रिलैक्स होके, खुलकर जितना हवा ले सकते हैं अंदर, जितना हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, लंग्स में भर सकते हैं, उतना हम भरते हैं। तो हार्ट को एक रिलैक्स होता है हार्ट कि चलो ऑक्सीजन अच्छा आ रहा है तो मुझे हार्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राणायाम, नित्य प्राणायाम होना चाहिए। एटलीस्ट 5 मिनट्स भी आप रिलैक्स हो रहे हो मेंटली, फिज़िकली, जो प्राणायाम में अगर आप करो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, हर एक के लिए। और अगर आपको रक्त पित्तगत बहुत बार अभी बीपी हमारा बढ़ा है ये कैसे हम समझें? एक तो आपकी साँस फूलना, बहुत बार थोड़ा भी हम काम करें, एक्सर्ट करें तो साँस फूलने लगती है। ये अलग भी इसमें कोई रोग हो सकते हैं, पर इसमें से एक बीपी भी हो सकता है। दूसरा है आपके हमेशा नाक में से, मुँह में से ब्लीडिंग होना, क्योंकि जब रक्त वाहिनियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग होता है, कई बार। तो वो अगर हो रहा है तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। सर में दर्द, हेडेक, फ्रंटल या ऑक्सीपिटल या तो मतलब सामने और पीछे अगर आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, जो पहले नहीं था अभी होने लगा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो हो सकता है आपका बीपी बढ़ा है। आपका कर्तव्य बनता है किसी पास के वैद्य के पास जाकर आप अपना बीपी चेक करें। सिर्फ चेक ना करें या फिर सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव गोलियाँ ना शुरू करें, उसका कारण ढूँढे, एक वैद्य आपको बताएगा क्यों बढ़ा है आपका बीपी, आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, टाइम बीइंग क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कुछ समय तक के क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से बीपी, शुगर और कोई हार्ट पेशेंट भी हो, इनको लाइफ टाइम कोई दवाई लेने की ज़रूरत, अगर उचित चिकित्सा की जाए सही समय रहते, तो ज़रूरत नहीं रहती है। दवाई या कुछ खाना नहीं है कि जो मरते दम तक खाई जाए। हमारी लाइफ़स्टाइल इसके लिए बहुत अ, कारणीभूत है, ये तो हमको सबको पता है क्योंकि हमारी दादी-नानी इतने हॉस्पिटल विज़िट नहीं करती थी, जितने हम करने लगे हैं। हमको 40 एक बार क्रॉस कर लिया तो हर मंथ हमको पूरा चेकअप, हर साल हमको पूरा चेकअप करना पड़ता है, उसमें कुछ आए तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो हमारी लाइफ़स्टाइल कितनी सिंपल रह सके, कितनी पहले ज़माने से रिलेटेड रह सके। हमारे खाने में नमक, नमक एक बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है बीपी का चलते मैं कहूँगी। कोई आर्टिफ़िशियल नमक आप मत खाइए। आर्टिफ़िशियल यानी जिसमें कुछ ऐड किया गया है, कोई आयोडीन ऐड किया गया है या कुछ फैक्ट्री में बन रहा है। नेचुरली ऑकरिंग साल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो एक रॉक सॉल्ट
दूसरा काला नमक और तीसरा मोटा नमक। इन तीनों नमक में से आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हो आपके डेली डाइट में। बीपी के पेशेंट ने हो सके तो ऊपर से नमक ना ले, खट्टा कम खाए, बहुत तीखा कम खाए, क्योंकि ये सब पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं। तो आप आपके हफ्ते की सब्जियों में कड़वा अवश्य खाएं। थोड़ा बहुत मीठा, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो वो भी आपको राहत देगा। कसेला भी आपको राहत देगा, क्योंकि स्त्राव जो है वो कम करता है पित्त का गुण। और वात के कारण बीपी बढ़ता है, तो जैसे मैंने तेल अभ्यंग बताया, बस्ती वगैरह कुछ चिकित्सा है, शरद ऋतु में विरेचन चिकित्सा है। ऐसे अलग अलग चिकित्सा वैद्य आपका परीक्षण करके आपको बताएगा। कि मैं यहाँ अगर ऐसे बताऊँ ट्रीटमेंट, तो वो पेशेंट खुद घर पे करे और खुद का डायग्नोसिस करे, ऐसी बात नहीं है। तो जितना एक आम इंसान के लिए जरूरी है, यूजफुल है, वो मैंने आपको बताया। फिर भी जाते जाते कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। आयुर्वेद में रुद्राक्ष एक ऐसा द्रव्य बताया गया है कि जो प्रभाव से भी काम करता है और उसके गुण से भी काम करता है। मधुर और शीतवीर्यात्मक ये रुद्राक्ष है। हम देखते हैं शंकर भगवान जी को गुस्सा, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्रोध बहुत आता है। वैसे तो वो भोले भंडारी हैं, तो उनकी जटा में, उनके गले में, उनके हाथ में हम रुद्राक्ष की माला देखते हैं। जैसे हमारा शरीर बाइपोलर रहता है, बायोलॉजिकल पोल्स है, जैसे कि पृथ्वी को दो पोल है, हम देखते हैं दो ध्रुव हैं, तो वैसे ही रुद्राक्ष को भी दो ध्रुव हैं। तो वो बायोलॉजिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, जो वेव्स है वो एनर्जी हम तक पहुंचाता है। तो रुद्राक्ष धारण ये एक अच्छा हो सकता है, अगर आप रुद्राक्ष धारण कर पाओ। या आयुर्वेद में उसके गुण भी कहे गए हैं। रुद्राक्ष जैसे चंदन हम घिसते हैं या हम हल्दी घिसते हैं, उस तरह से रुद्राक्ष भी घिस कर, अगर करीब आधी ग्राम की मात्रा में भी आप अगर रोज पेट में पानी के साथ लो, तो भी आपका रक्तचाप नॉर्मल रहने में बहुत इससे हेल्प मिलता है। रुद्राक्ष एक तो आप गले में या हाथ में ब्रासलेट के रूप में धारण कर सकते हो, या तो उसका चूरन भी साथ में आप घिस कर लो। उसके लिए उसमें कोई डैमेज नहीं है। आप कहोगे मैडम मेरा बीपी लो ही रहता है, तो मैं उसको लूँ तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हम आयुर्वेदिक या नेचुरल ऑकरिंग ऐसी कुछ चीजें लेते हैं, तो वो एबनॉर्मलिटी क्रिएट नहीं करता। इतना है कि उसका अति मात्रा में सेवन ना करें, जितना अपनी संस्कृति में कहा गया है, आपकी दादी नानी को पता ही है सब बातें, वो आप करें। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट ध्रुव से मुझे याद आ रहा है कि आपकी सोने की व्यवस्था कैसी है, ये आज ही आप चेक करें। क्योंकि सोते समय आपका जो सर है, एक तो वो पूरब की तरफ रहना चाहिए या फिर दक्षिण की तरफ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब हम खड़े रहते हैं तो दिक्कत नहीं है, हमारा ब्लड इस तरह रहता है, स्ट्रेट, मतलब इस तरह से हमारी बॉडी वर्टिकल पोजीशन में रहती है। पर जब हम लेट जाते हैं तो हमारी बॉडी बायपोल्स को बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, जैसे नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट है, एक पूरा अर्थ मैग्नेट है, ये हमको अच्छे से पता है। हमारे साथ में डॉक्टर वैशाली अटलोई जी हैं, जो कि उच्च रक्तचाप में आयुर्वेद के महत्व पर हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर आज की तारीख में, जिसे बीपी कहा जाता है, हमारे और आपके जीवन में घर करता जा रहा है। डॉक्टर वैशाली जी ने इस बीमारी के बारे में बताया, बीमारी क्या है, बीमारी को कैसे आप आयुर्वेद के सहारे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आदरणीय वैशाली जी हमें जानकारी दे रही हैं। जी मैम। तो दक्षिण की तरफ एक तो मुंह करके सोए आप, मतलब सर का डायरेक्शन होना चाहिए, या फिर पूरब की तरफ। अगर ये छोड़कर आपका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो क्या होगा, आपका ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेन की तरफ फ्लो करने लगेगा, और उस कारण आपको शांति से नींद नहीं आएगी। और नींद 8 घंटे की, 7 से 8, और बच्चों को ज्यादा, ये नींद बहुत जरूरी है आपका पूरा सिस्टम अच्छा रहने के लिए, खासकर बीपी और आपकी जो मानसिकता है, आप फ्रेश महसूस करो, इसलिए बहुत जरूरी है। तो अच्छे सपने आपको अलग अलग आते रहेंगे, या सर में उठने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करोगे। इसीलिए हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि अरे इधर मत सो, इधर सर करो, पैर करो। तो वो निग्लेक्ट ना करें। अभी तो हर एक चीज को रिसर्च किया जाता है। अगर आपको कुछ लग रहा है नहीं, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन मुझे चाहिए, तो जस्ट गो ऑन गूगल, बहुत आसान हो गया आज हमारे लिए, और सर्च करो उसके लिए आर्टिकल। एक
रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर आपको मिलेगा, तो आपको वो ज़हन में आएगी बात, हाँ दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये जो कुछ आज मैंने बातें बताई, उसको अवश्य आप आपकी दिनचर्या में लाएँ, उस पे मंथन करें, ताकि आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जाते-जाते यही कहूँगी, अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकास्तु दुर्लभः। मंत्र की ताकत नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं रहता, और औषधि गुण नहीं है, ऐसा कोई मूल यानी वनस्पति मूल नहीं रहता, और जिसमें कुछ गुण नहीं है, ऐसा कोई पुरुष भी नहीं होता। जरूरत होती है सही योजक की, कि कौन सी चीज की योजना कहाँ करनी है। वो अगर योजक आपको मिल जाए तो आपका जीवन बहुत ही सरल सुलभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आदरणीय डॉक्टर वैशाली अटलोए जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं, संचालिका हैं त्रिशा आयुर्वेद रुग्णालय की। त्रिमूर्ति नगर नागपुर में इनका अपना स्वयं का आयुर्वेद रुग्णालय है। 9881891234 9881891234 पर यदि आप डॉक्टर वैशाली जी को संपर्क करेंगे तो न सिर्फ आज जो बातें आपने यहां जानकारी प्राप्त की है या यहां पर सीखा है, जाना है, उसे और विस्तार से और विस्तृत रूप में जानकारी ले सकते हैं। उच्च रक्तचाप को लेकर के आज की तारीख में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हो रहा है। ऐसी सूरत में आयुर्वेद के सहारे और घर के भीतर बैठ करके दादी और नानी के नुस्खे, सोने की अपनी दिशा आदि चीजों पर किस तरह से ध्यान दे करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग कभी भी अनुभव के बोल बोलते हैं, वे अनर्गल और व्यर्थ नहीं बोलते। उनके अनुभव के बोल जो हमारे और आपके सामने बोले जाते हैं, जिसे हम आज के दौर में अनदेखा कर देते हैं। हर एक का अपना महत्व है, हमें समझना होगा। डॉक्टर वैशाली जी ने आज हमारा मार्गदर्शन किया उच्च रक्तदाब में आयुर्वेद का महत्व। इस विषय पर डॉक्टर वैशाली जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन सभी दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय आज के सत्र के लिए दिया। डॉक्टर वैशाली जी के साथ में हम प्रति गुरुवार को बने हुए हैं। इसी प्रकार के आयुर्वेद के सहारे हम किस तरह से आयुर्वेद को सम्मुख रख करके हम किस तरह अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ करके राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें द न्यू भारत के इस टीएनबी डॉक्टर टॉक को। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं और फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मैम।